हाँ जी बेटा, देखो हमने 2 सेल ऑर्गेनली कर लिए थे जिनको कि सेमी ऑटोनॉमस के नाम से जानते हैं। कौन कौन? माइटोकॉन्ड्रिया और इसके अलावा दूसरा जिसको कि हम क्या नाम देते हैं, क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली की तरफ जिनको बोलते हैं स्फीरियोसोम या ओलियोसोम। देखो स्फीरियो वर्ड से ही समझ में आ रहा है, स्फीरियो दैट मीन्स द लिपिड। कुछ ऐसे छोटे साइज के सेल ऑर्गेनली रहते हैं जो कि लिपिड की फॉर्मेशन और उनको स्टोर करने में हेल्प करते हैं, यानी कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वो सेल ऑर्गेनली जिनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है, सिंगल है। और इसके अलावा वो लोग किस में इन्वॉल्व रहते हैं, लिपिड की फॉर्मेशन में और उनको स्टोर करने में। अगर इन स्फीरियोसोम की बात करें तो 1953 में सबसे पहले आए थे पर्नर साइंटिस्ट, उन्होंने इनको डिस्कवर किया। छोटे स्फेरिकल साइज की वेसिकल्स रहती है जिनका डायामीटर नियरली 0.5 से 1 माइक्रोमीटर होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से जब छोटी छोटी वेसिकल्स निकलती हैं जो कि आगे चल के किसको बनाती है, गोल्जी एपरेटस को, उन्हीं में से कुछ वेसिकल्स ऐसी भी रहती हैं बेटा जिसके ऊपर सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है और वो लोग आगे चल के बनाते हैं किसको, स्फीरियोसोम। क्लियर? इसमें भी फोस्फोलिपिड तो होते हैं लेकिन फोस्फोलिपिड की यहाँ पर कैसी होती है, सिंगल लेयर होती है। हाइड्रोफिलिक हेड ऊपर की तरफ, हाइड्रोफिलिक टेल नीचे की तरफ। और जो इसकी मेम्ब्रेन प्रोटीन, हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो लिपिड भी रहेंगे, प्रोटीन भी। और जो इनकी प्रोटीन होती है उनका नाम है ओलियोसिन, जो कि इनकी मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। क्लियर? अगर अब हम इनकी कुछ और प्रोटीन्स की बात करें स्फीरियोसोम की, तो इनकी कुछ प्रोटीन्स ऐसी भी रहती हैं जो एज एंजाइम काम करती हैं और वही एंजाइमेटिक प्रोटीन्स आगे चल के क्या करती है बेटा, लिपिड्स की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। क्लियर? अब सुनो एक खास बात, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लिपिड, क्योंकि स्फीरियोसोम में लिपिड्स रहते हैं, हम इनको लाइट माइक्रोस्कोप में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो डाई जिससे कि स्फीरियोसोम्स को, देखो यार स्फीरियोसोम यानी कि जो लिपिड्स रहते हैं बेटा उनको क्या किया जाता है, स्टेन किया जाता है, उसका नाम है सुडान डाई। और इसके अलावा ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, यानी कि जहां भी लिपिड रिच सेल्स रहेंगी, जहां पर फैट या लिपिड बनते हैं, वहां पर हमें कौन सा सेल ऑर्गेनली मिलेगा, स्फीरियोसोम। जैसे कि जो ऑयल सीड की सेल्स वगैरह हो गई, टोबैको, एंडोस्पर्म, ठीक है, मेज रूट टिप्स वगैरह हो गई, यहाँ सब। चलो जी, अब हम बात करते हैं माइक्रो बॉडी, यानी कि कुछ छोटे स्मॉल सेल ऑर्गेनली स्फीरियोसोम के अलावा जिनकी की मेम्ब्रेन कैसी होती है, सिंगल ही होती है, लेकिन दे एब्जॉर्ब मोलिक्यूलर ऑक्सीजन, यानी कि वो लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीडेशन मतलब किसी चीज की ब्रेकडाउनिंग में हेल्प करते हैं। तो जो ये माइक्रो बॉडीज रहती हैं, हम इसमें 2 माइक्रो बॉडीज को स्टडी करेंगे। किस किस को बेटा, परऑक्सीसोम को और इसके अलावा ग्लाइऑक्सीसोम। देखो परऑक्सीसोम जो कि पर ऑक्साइड बायोसिंथेसिस में ऐसे एंजाइम जो कि पर ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ऐसे एंजाइम्स को रखने वाले सेल ऑर्गेनली का क्या नाम है, परऑक्सीसोम। डी डेवो एटोल ने इनको क्या किया था, डिस्कवर किया था। फ्रैक्शनेशन, यानी कि जब हाई स्पीड पे किसी चीज को रिवॉल्व किया जाएगा तो फ्रैक्शनेशन बनती है। कैसे? जैसे डाई होती है ना, कि आप इंक को एक व्हाइट पेपर पे जब करोगे तो वो क्या करती है, ऊपर की तरफ मूव करती जाती है। ये एक टेक्निक होती है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनेशन टेक्निक के नाम से जानते हैं। उस टेक्निक के थ्रू जो ये परऑक्सीसोम्स थे इनको क्या किया गया था बेटा, डिस्कवर किया गया था। डी डेवर जिन्होंने कि इनको डिस्कवर किया, उन्होंने ही इसको नाम दिया था। प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, ये दोनों में देखने को मिलती हैं। और किसके नजदीक मिलती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया और इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट। बेटा इनकी खास बात यह है कि परऑक्सीसोम के पास डीएनए नहीं होता, लेकिन फिर भी प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये रेप्लिकेट करती है। डीएनए ना होने के बावजूद भी ये क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड की तरह रेप्लिकेट करती है। इसका मतलब
ये एक वेस्टिजियल का मतलब कि जिसमें शायद पहले जो उसके पार्ट थे वो फंक्शनल रहे थे, आज वो डिफंक्शनल हो चुके हैं। और ये प्रोटो यूकैरियोट के जो पूर्वज होते हैं उनकी वेस्टिज मानी गई है। इवोल्यूशन से पहले जो सेल ऑर्गेनली आ गया होगा शायद, वो कौन होते हैं? पैरोक्सिसोम। इनकी जो प्रोटीन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जैसे हमने वहां पर पढ़ी थी स्फीरियोसोम में कौन थी? ओलियोसिन। इनकी जो प्रोटीन्स रहती है उनको हम बोलते हैं पैरऑक्सिन। देखो डॉकिंग का मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करने वाली। और ऐसा किस लिए बोला? क्योंकि साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये मटेरियल्स को पिकअप करने का काम करती है। हर यूकैरियोटिक सेल में है, लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल यानी कि लीवर और किडनी सेल में ये हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। सिंगल मेम्ब्रेन है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसके साइटोप्लाज्म में, ठीक है। पर ऑक्सीसोम में बहुत सारे ऑक्सीडेटिव यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी सबस्ट्रेट को तोड़ने वाले एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कौन कौन आ जाते हैं? यूरेट ऑक्सीडेज है, अमीनो एसिड ऑक्सीडेज है, हाइड्रोक्सी एसिड ऑक्सीडेज, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड ऑक्सीडेज। यानी कि वही ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ द सबस्ट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। ऑब्वियस ही बात, अगर ऑक्सीडेटिव एंजाइम है तो उसको किसकी जरूरत पड़ेगी? मोलिकुलर मतलब O2 की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब सुनो इनके कुछ एक काम। एनिमल सेल्स की जब हम बात करें तो जो पैरऑक्सिसोम रहते हैं दे मेटाबोलाइज इन नंबर ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। मेटाबोलाइज हो जाते हैं बहुत से टॉक्सिक सब्सटेंसेस में, जैसे नाइट्राइट है, फिनोल है, फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मिक एसिड वगैरह होती है। जब ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस जाएंगे पैरऑक्सिसोम के पास, हम क्या कहते हैं कि जो लीवर है, कोई भी जब पॉइजन जाता है वो डिटॉक्सिफाई होता है कहाँ पर? लीवर में। बेटा वो लीवर खुद नहीं करता, लीवर के अंदर ये पैरऑक्सिसोम्स रहते हैं जो कि उस पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करने का काम करते हैं। और भी अनयूजुअल सब्सटेंसेस जिनको कि हम जीनोबायोटिक के नाम से जानते हैं, हमारे एंजाइम्स अगर हम कई बार उसको किसी फूड आइटम के साथ या कैसे भी बॉडी के अंदर अगर एंटर कर गए तो वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाते, लेकिन उन लोगों को भी हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा, उनको भी जो पैरऑक्सिसोम्स है वो डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। जब न्यूक्लिक एसिड की ब्रेकडाउनिंग होती है तो न्यूक्लिक एसिड टूटती है किसके अंदर? यूरेट में। तो इन चीजों को भी हमारे पैरऑक्सिसोम जो सेल ऑर्गेनली है वो वेस्ट नहीं जाने देते। कैसे वेस्ट नहीं जाने देते? कि उनको वो एलेंटोइन वगैरह के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। जितनी भी जब फैटी चेन्स की चेन टूटती है एसिड्स की, तो वो लोग भी पैरऑक्सिसोम्स की मेहरबानी है। रूट नोड्यूल्स, प्लांट्स के अंदर जो नोड्यूल्स रहती है वहां पर फिक्स्ड नाइट्रोजन को यूराइड में चेंज करने का काम करते हैं। फोटोसिंथेटिक सेल्स यानी कि वो सेल्स जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, वहां पर भी ये देखे गए। और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, इसीलिए यही कारण है कि वहां पर क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ देखे जाते हैं। कैसे? कि जब ग्लाइकोलेट बनता है तो ये लोग सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट में से ग्लाइकोलेट को उठाते हैं, फिर उसको ग्लाइऑक्जिलेट में चेंज करते हैं। ये सारी चीजें आएंगी हमारे नेक्स्ट चैप्टर में जब हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे। ग्लाइऑक्सिलेट फिर आगे चेंज हो जाता है ग्लाइसिन में, और ग्लाइसिन फिर अमीनो एसिड्स में चेंज होता है जिसका नाम है सीरीन। और इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या हो जाती है? रिलीज आउट हो जाती है। ये जो आपको पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, जितनी भी अमीनो एसिड्स के नाम है, जब हम प्लांट फिजियोलॉजी करेंगे तो वहां पर ये क्लियर होती जाएगी। पैरऑक्सिसोम का समझ में आया। अब हम बात करते हैं ग्लाइऑक्सिसोम। यहीं से ही देख लेना, पैरऑक्सिसोम जब ग्लाइऑक्जिलेट यानी कि पैरऑक्सिसोम और जो ग्लाइऑक्सिसोम है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लाइऑक्जिलेट पाथवे, इसको फर्दर चेंज करवा यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी में ग्लाइऑक्सिसोम और पैरऑक्सिसोम एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड और ग्लाइऑक्जिलेट पाथवे के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो किसके पास होते हैं? ग्लाइऑक्सिसोम सेल ऑर्गेनली के पास। क्लियर? ये भी एक स्पेशल टाइप के पैरऑक्सिसोम्स रहते हैं जिनके अंदर माना गया कि मॉडिफिकेशंस हो गई
जो जर्मिनेटिंग ऑयल सीड्स वगैरह है, कुछ फंगस वगैरह है, वहां पर ये देखे गए हैं। इनकी भी सिंगल मेम्ब्रेन है और जो इनका मैट्रिक्स होता है बेटा, उसमें एंजाइम्स होते हैं जो कि फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं। और जो इसके एंजाइम होते हैं वो जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल चल रही होती है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, उसको वो लोग कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर। माना गया है कि जैसे इनका काम पूरा होता है ये लोग अपने आप को पर ऑक्सीसोम के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लियर? चलो जी, अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली जिनका नाम है राइबोसोम्स, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। और ये जो राइबोसोम्स है बेटा, इनके बारे में जिस साइंटिस्ट ने बताया था उसका नाम था पैलेड। इसलिए नीट के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैलेड पार्टिकल्स क्या होते हैं। पैलेड पार्टिकल और किसी को नहीं, राइबोसोम्स को ही बोला जाता है, क्योंकि साइंटिस्ट पैलेड उन्होंने सबसे पहले एनिमल सेल्स के अंदर इनको डिस्कवर आउट किया था और पैलेड ने ही राइबोसोम टर्म दी थी। क्लियर? एक ऐसे सेल ऑर्गेनेली जिनके ऊपर कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती। दीज आर नेक्ड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। सेल ऑर्गेनेली ना बोल के हम इनके लिए क्या टर्म यूज करते हैं? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल दैट एक्ट एज द साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोन्यूक्लियो पार्टिकल्स जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से हम उनको प्रोटीन फैक्ट्रीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर राइबोसोम की बात करें, जो एक राइबोसोम है बेटा उसकी दो सब यूनिट होती है, एक लार्जर सब यूनिट होती है और इसके अलावा एक होती है उसकी स्मॉलर सब यूनिट। क्या? दो सब यूनिट होती है, यानी कि दो यूनिट से मिलके बना हुआ, एक छोटी यानी कि स्मॉलर और एक होती है लार्जर। कवरिंग मेम्ब्रेन इनके पास होती नहीं, यानी कि इनकी कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती। जो लार्जर यानी कि जो बड़े वाली सब यूनिट होती है वो होती है डोम शेप्ड, ठीक है, और जो छोटे वाली होती है वो ओवलेट या एलिप्सोइडल होती है। लार्जर सब यूनिट के पास होते हैं प्रोट्रूबरेंस। प्रोट्रूबरेंस का मतलब है कि एक तरह से उभार प्रेजेंट होता है। ये देखो ध्यान से कि जो लार्जर सब यूनिट होती है उसके पास क्या प्रेजेंट होता है? प्रोट्रूबरेंस, एक रिज प्रेजेंट होती है और इसके अलावा एक स्टाक, जैसे कि एक डंठल होता है, इस टाइप में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन जब हम स्मॉलर सब यूनिट की बात करेंगे, स्मॉलर सब यूनिट के पास कहता है कि एक तो होता है प्लेटफॉर्म जिसकी वजह से ये इसके साथ अटैच होती है, एक इसके पास होता है ये क्लेफ्ट, इसके अलावा इसके पास हेड होता है और बेस होता है। किस लिए? क्योंकि जो लार्जर और स्मॉलर जो सब यूनिट है वो एक दूसरे में जैसे लॉक और की एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, इस वे में अटैच होती है। तो बड़ी वाली सब यूनिट के पास है प्रोट्रूबरेंस, स्टॉक और रिज, छोटी वाले के पास है प्लेटफॉर्म, क्लेफ्ट, हेड और इसके अलावा इसके पास रहता है बेटा बेस। ये इसकी हाफ है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है, एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो ये आपको कितनी मिलेगी? 5 सेंटीमीटर ही मिलेगी। और स्मॉलर सब यूनिट हमेशा लार्जर के ऊपर, जैसे आप अपने सर के ऊपर कैप ओढ़ लो, ठीक है, सिमिलर वे में एज कैप ये इसके ऊपर क्या होती है बेटा? फिट। लेकिन लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट एक दूसरे के साथ जब अटैच होती है तो उनको चाहिए मैग्नीशियम आयन, Mg डाया पॉजिटिव। अगर वो नहीं है तो ये दोनों सेपरेट रहेंगी, लेकिन अगर मैग्नीशियम आयन आ गया तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर जाती है बेटा? अटैच होते हैं। अब सुनो, सेल्स में राइबोसोम्स सिंगल भी रहते हैं और एक चेन पे यानी कि ग्रुप में भी प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा जब राइबोसोम सिंगल होते हैं तो उसको बोलते हैं मोनोसोम। क्या बोलते हैं? मोनोसोम। लेकिन ये देखो, जब राइबोसोम ग्रुप में, मान लो एक साथ कई सारे राइबोसोम्स जब प्रेजेंट होते हैं, दे आर नोन एज पॉलीराइबोसोम। क्या नाम देते हैं हम उनको? पॉलीराइबोसोम के नाम से जानते हैं। एक mRNA, हम आगे पढ़ेंगे आरएनए के टाइप, mRNA रहता है जो कि कई सारे राइबोसोम्स को एक दूसरे के साथ अटैच रखता है। इसकी और डिटेल स्ट्रक्चर करेंगे, लेकिन हम वो करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।